वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे। और ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला लेक्चर है। इससे पहले हमने जो है बेसिक चीज़ें की थी, जहाँ पर हमने फिजिकल चेंज समझा था, केमिकल चेंज समझा था, रिएक्टेंट समझा था, प्रोडक्ट समझा था, थोड़ा बहुत जो है बेसिक पर ही रहे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देखें, तो वहाँ से फिर आपका एक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हुए चलेगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का पहला लेक्चर है ये, और यहाँ पर आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में एक चीज़ तो ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, और जो आपके कंबशन रिएक्शंस हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो नॉर्मली आप ये देखिएगा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसे रिएक्शंस जहाँ पर हीट बाहर निकल रही होती है, या जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा वो नेगेटिव में होगा, मतलब जो हीट सिस्टम से या उस रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बना है उस ड्यूरेशन पे हीट बाहर निकल रही होगी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले हम चलते हैं इसके जनरल फॉर्मेट पर। जनरल फॉर्मेट क्या कहता है? कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही है। तो ए जो रिएक्टेंट है और दूसरा रिएक्टेंट बी है, ये दोनों कंबाइन होके प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जनरल फॉर्मेट है। ए कोई एलिमेंट या मॉलिक्यूल हो सकता है, बी कोई दूसरा एलिमेंट या मॉलिक्यूल हो सकता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है ए बी। इन जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं, अब ऐसा नहीं है कि ये जो जनरल फॉर्मेट है ए बी, तो इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता है। बन सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही है। वो जो दूसरे प्रोडक्ट होंगे वो बाई प्रोडक्ट होंगे, मतलब जो साइडलाइन प्रोडक्ट होंगे, जो कि मेजर वो हमारे प्रोडक्ट नहीं होंगे, वो एक तरीके से हमारे लिए यूजलेस से ही होंगे। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डेफिनेशन क्या कहती है? रिएक्शन इन विच टू, एक ये टू और मोर रिएक्टेंट। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए ए बी लिया है, एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये बोल रहा है वन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो एक्चुअली हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। जो वन प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं वो मेजर प्रोडक्ट है। मेजर प्रोडक्ट मतलब जो हमारा जो जिससे हमें पर्पस है, जो हमारा पर्पसफुल, जिसके लिए हमने वो रिएक्शन किया है। सो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट। अब इसे जो है हम यहाँ से एक साइकिल से समझने की कोशिश करते हैं, और ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ये है लाइमस्टोन साइकिल, ये है लाइमस्टोन साइकिल, लाइमस्टोन साइकिल। अब ये क्या कहता है? हम इसको शुरू करते हैं क्विकलाइम से। तो हमारा हमने क्या ले लिया है अपने पास? सबसे पहले क्विकलाइम ले लिया है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। बाजार में आप जाएंगे तो उससे बोलेंगे चूना दे दो, वो जो चूना है वही कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कई लोगों ने चूना देखा भी होगा घरों में, जो है घरों में तो नहीं, लेकिन खासकर जो है पुरानी घर होते हैं, जो पुरानी दीवारें हैं, ठीक है ना, वो, या ज़्यादातर गांव में लोग कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करके जो चूना है उससे जो है वो दीवारों को वाइट वॉश करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड QaO हो गया। ये क्विकलाइम वर्ड याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। जब भी कभी वाटर ऐड करेंगे उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन या फिर स्लैकिंग। हाइड्रेशन या स्लैकिंग का मतलब ही एडिशन ऑफ वाटर होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करेंगे, तो देखिए, जब वाटर ऐड करेंगे तो इसके बीच में कुछ रिएक्शन होगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर ये कैल्शियम के पीसेस पड़े हुए हैं कैल्शियम ऑक्साइड के। जब इसको वाटर में किया तो क्या हुआ? इसमें रिएक्शन हुआ। आप देख लीजिए, बबल्स वगैरह जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ गैस बाहर निकल रही है, बबल फॉर्मेशन हो रहा है। बबल फॉर्मेशन और गैस बाहर निकलना इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, और जब ये फिजिकल चेंज हो रहा है तभी हम कहेंगे कि ये जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक, अब जो ये स्लैग्ड लाइम है, एक यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये जो स्लैग्ड लाइम है
और लाइम वाटर है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 है, और लाइम वाटर जो है ये भी CaOH2 ही है। लेकिन स्लैग लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पूरी तरीके से वाटर में डिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी ये सॉलिड मास इसमें अवेलेबल है, मतलब वाटर की क्वांटिटी रिस्पेक्टिवली अभी कम है। अगर क्योंकि ज़्यादा या एक्सेस कब होता है? जब पूरी तरीके से उसको घोल दे और सॉल्यूशन बन जाए। ये जो स्लैग लाइम है, आप क्या ऐसा कहिए कि आप इतना पानी यूज़ करेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन होगा, बट ये पूरी तरीके से एक्वा सॉल्यूशन ना फॉर्म करके एक सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में ये बना देगा। सो दिस इज योर स्लैग लाइम। अगर आप फर्दर वाटर ऐड करते हैं, ऐड मोर वाटर, तो ये क्या करेगा? पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा और ये सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा, कुछ कुछ देखने में मिल्क की, दूध की तरह लग रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर मिलाया जिसको हमने हाइड्रेशन बोला, हाइड्रेशन मिलाया। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है तो स्लैग लाइम बना रहा है, फॉर्मूला वही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्टेट हम सॉलिड मेंशन करेंगे, फर्दर हम वाटर को ऐड करेंगे, पूरी तरीके से डिज़ोल्व होके वाटर एक्सेस में आ जाएगा और जो है ये एक मिल्की सॉल्यूशन बनाएगा, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो है ऐड करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करें, जिसको हम बोलते हैं रीकार्बोनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं रीकार्बोनेशन। ये क्या करेगा? आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका चूने का पत्थर होता है जिसको मार्बल भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए इस तरीके के आपने कुछ नेचुरल ब्यूटीज़ देखे होंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये सभी जो है ये लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे क्या है? लाइमस्टोन है, सब CaCO3 है। ये कैसे बने हैं? नेचर में क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड अवेलेबल है, बारिश हुई, बारिश होने पर क्या हुआ? एक ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इतनी बारिश हो जाएगी कि वो जो है लाइम वाटर बन जाएगा। बारिश हुई, फिर जो है बाद में ड्राइनेस हुआ, फिर वाटर जो दोबारा बारिश हुई है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, 200 साल 400 साल का प्रोसेस है, ठीक है। इस ड्यूरेशन पे क्या होता है? लाइमस्टोन फॉर्मेशन होता है, और ये जो ये लाइम वाटर फॉर्मेशन होता है या इस तरीके का स्लैग लाइम फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, ये एटमॉस्फेयर ट्रैप होती है इनके अंदर या इनके साथ रिएक्ट करती है। रिएक्ट करने के बाद इस तरीके से ये चट्टान बना लेते हैं, जो लाइमस्टोन की चट्टान से ये, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन इस तरीके के। अब इन्हीं लाइमस्टोन को हम क्या करते हैं? मशीनरी से माइनिंग करते हैं, और माइनिंग करने के बाद आपके घरों में इस तरीके के मार्बल लगाए जाते हैं। राजस्थान वगैरह में या मध्य प्रदेश में इस तरीके के बहुत सारे लाइमस्टोन के पूरे पूरे पर्वत हैं, श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ से जो है इस तरीके से मार्बल की माइनिंग की जाती है, लाइमस्टोन की माइनिंग की जाती है, जो हमारे घर में जो है फर्श पर बिछाने के काम आता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन साइकिल। एक बार मैं फिर इसको फटाफट से बता देता हूँ। क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड इस तरीके का होता है, वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने के बाद लिमिटेड अमाउंट में वाटर ऐड होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं। इसी स्लैग लाइम में फर्दर अगर आप एडिशन करते हैं वाटर का तो ये क्या करता है? पूरी तरीके से डिजॉल्व होता है, जिसको हम लाइम वाटर बोलेंगे। मिल्की सॉल्यूशन होगा, मिल्की सॉल्यूशन में से अगर आप क्या करेंगे? कार्बन का एडिशन करते हैं, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है तो ये ड्राई हो जाती हैं और इस तरीके से सॉलिड फॉर्म हो जाती है, जिनको हम चट्टान बोलते हैं। ये लाइमस्टोन की चट्टान है। इन्हीं चट्टानों को आप एक्सकेवेट करते हैं, माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद जो है फर्दर जो है ये आपके घरों तक पहुंचता है। अब इस प्रोसेस को देखिए, इस साइकिल क्यों बोला? लाइमस्टोन जो है अगर ये बर्निंग करता है, अगर आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है और वापस से ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके घरों में देखा होगा नॉर्मली जो इन्वर्टर लगा रहता है वहाँ पर जो बैटरी होती है, बैटरी का पानी जो है कई बार नीचे मार्बल पर जो है गिरता है, उन पर गिरता है तो वो मार्बल को ख़राब कर देता है। तो आप देखिएगा वहाँ पर एक जो है लेयर सी छूटने लगती है वाइट कलर की। वो एक्चुअली क्या है? इनिशियली जो मार्बल है वो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन का है और इसमें क्या है? एसिड है। एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसको डिकम्पोज कर देता है।
डिकम्पोज करता है तो वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और लाइमस्टोन है हमारा, उसमें से जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पाउडर्ड फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल है, नेचर में इस तरीके की साइकिल जो है वो बनती रहती है और इसी तरीके से हमें इस तरीके की चट्टानें मिलती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लाइमस्टोन साइकिल। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन जो है बनते हैं, बोर्ड बहुत इंटरेस्टेड होता है इनके क्वेश्चंस को पूछने में। अब जो हमने पीछे देखा है उसी को हम इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या है वो देखते हैं कि तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले क्या कर रहा है, इट रिएक्ट्स विग्रसली। देखिए विग्रसली का मतलब है बहुत जल्दी रिएक्शन होना, और रिएक्शन का ड्यूरेशन पे जनरली बबल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो विग्रस रिएक्शंस जब भी होंगे ज़्यादातर हमें इस तरीके के फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग लाइम हमने देखा था CaOH2 है, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए हीट रिलीज कर रहा है तो रिएक्शन हमारा ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड अब लिखेंगे कैसे इसको, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम है, वाटर के साथ रिएक्ट किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम बनाया है और ये हीट निकला है। तो ये जो हीट निकलेगा तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा मेरा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो लाइमस्टोन में भी कन्वर्ट होगा, और लाइमस्टोन में कन्वर्ट होने के लिए उसको हमें रिकार्बोनेशन करना पड़ेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम मतलब यही है, ठीक है ना। स्लैग लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। मैंने बोला था वो जो लाइम वाटर होता है, जो हमारा जो लाइम वाटर है या जो स्लैग लाइम है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वाटर का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जो पेस्ट या जो सोल्यूशन बना है उसी को हम दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं, ठीक। और ये जो वाइट वॉश आपने किया है दीवारों पर, ये क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और जब वहाँ पर धूप पड़ती है तो वाटर वहाँ से बाहर निकलता है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब रिकार्बोनेशन हो रहा है, और वाटर बाहर निकल रहा है एवापोरेट होके। डिहाइड्रेशन, वाटर का बाहर निकलना, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन के थ्रू वाटर बाहर निकल रहा है। तो पीछे हमने वो रिएक्शन देखे थे यहाँ भी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ये जो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में यहाँ शो कर रहा है, विद ड्यू टाइम ये क्या हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा सनलाइट और वो जो हीट मिलेगी उसके थ्रू, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। जो दीवार पे आपने जो पुताई की है, वाइट वॉश किया है, वो बाद में बहुत शाइनी अपीयरेंस आएगा, क्योंकि वाटर निकल गया और कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बन गई है। आपने पेस्टिंग की थी, जो पुताई की थी, वो उस समय वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, 2 दिन 3 दिन के बाद वो कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सो कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश। तो बढ़िया लगती है दीवार देखने में। तो इस तरीके का रिएक्शंस है। लाइमस्टोन साइकिल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शंस भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ये ध्यान रखिएगा मार्बल लाइमस्टोन दोनों ही कैल्शियम कार्बोनेट है, एक ही बात है लाइमस्टोन। लेकिन टाइल्स नहीं होती, ध्यान, कभी कंफ्यूज मत कर जाना टाइल्स के साथ। जो घरों में टाइल्स बिछा देते हैं ना, तो टाइल्स इज नॉट कैल्शियम कार्बोनेट। टाइल्स तो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो मार्बल हमें नेचर से मिला है, ये जो है आर्टिफिशियली नहीं बनाया गया है, ये नेचर ने हमको खुद बना के दिया हुआ है, और बहुत लंबा समय लगा है इसके लिए। चलिए कंबशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इस पर आते हैं फटाफट। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा वो कंबशन रिएक्शन है, और दूसरा एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। देखिए कंबशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप कहेंगे कि सर जो भी चीज़ जलती है उसमें हीट ही निकलती है, तो इसको अलग अलग क्यों किया गया। कंबशन का मतलब है प्रॉपर बर्निंग होना, और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो कंबशन में जब भी रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा। तो ये वाला कंबशन में जब भी रिएक्शन होगा वो ऑक्सीजन के साथ होगा।
क्या एक्सोथर्मिक में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा? नहीं। हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा है कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी ना रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, फिर भी तो हीट दे रहा है। तो क्या वो कंबशन रिएक्शन है? नहीं, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए होती है। तो कंबशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना कंपलसरी है, तभी वो कंबशन रिएक्शन कहलाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ऑक्सीजन ना हो, कोई दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो नेट हीट निकल के आ रही है वो तो बॉन्ड्स की वजह से आ रही है ना। बॉन्ड टूट रहे हैं, हीट दे रहे हो, बॉन्ड बन रहे हैं, हीट निकल रही है। बॉन्ड टूटने पर जितनी आपने हीट दी है और बॉन्ड निकलने पर जो हीट है वो अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बॉन्ड बनने पर जो हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, अगर वो उससे कम है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है उसका ज़्यादा लेना देना बॉन्ड की एनर्जीज के साथ है। हालांकि कंबशन रिएक्शन जो है वो भी एनर्जी देते हैं, तो वो तो बाय डिफॉल्ट वो प्रोसेस की एनर्जी है, राइट। वो तो एक फिनोमेना है बर्निंग का जिसकी वजह से एनर्जी देना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, हर रिएक्शन आपको हीट दे। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर नेट हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो कंबशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और कंबशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा, जो ये जो रिएक्टेंट है ए बी, इसके ऑक्साइड बनेंगे, प्लस हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, और यहाँ पर इन दोनों का कंबाइन होके एक कंपाउंड बनेगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं है ना ऑक्सीजन हो। जहाँ पर जरूरी है ऑक्सीजन हो वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि वो एक रिएक्टेंट है। जहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं तो वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन की तो बात ही नहीं आती है। तो कंबशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आई होप इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी रिलीज हो रही है। ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन, या उसके दो फर्दर पार्ट है हमारे पास, कंबशन या हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें कैटेगराइज करते हैं। एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें से और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं बर्निंग ऑफ कोल। जो हमारा कोयला जलता है तो कोयले के लिए कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है CO2, जो कि गैस की फॉर्म में उड़ जा रही है, और इसमें से हीट एनर्जी निकल रही है। इस हीट एनर्जी से हम खाना बनाते हैं या और भी अपने कुछ काम करते हैं। तो ये वाला रिएक्शन कौन सा है? इसको देख के लगता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ जी, है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या इसको देख के लगता है कि ये कंबशन रिएक्शन है? बिल्कुल कंबशन रिएक्शन है। क्या इसको देख के लगता है एक्सोथर्मिक है? हाँ जी, है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरी को फुलफिल करता है। नेक्स्ट आइए, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है, जहाँ पर हम हाइड्रोजन और वाटर को जो है वो कंबाइन करके बना सकते हैं। हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, इन दोनों को कंबाइन किया। देखिए कंबाइन करेंगे तो क्या हो रहा है, हमें उसके लिए एनर्जी को देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है दो और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, गैसेस फॉर्म में इसको कंबाइन किया, वाटर मिला लिक्विड फॉर्म में, और हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगेन ये हमारा कंबशन प्रोसेस है, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या ये कंबशन प्रोसेस है? यहाँ पर कोई ऐसा सच कंबशन नहीं हो रहा है, बस यहाँ पर एक ये जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट है जो उसके साथ कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा जो फ्लेम है उस तरीके का कुछ भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जब फ्लेम नहीं देखने को मिल रही है तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये कंबशन रिएक्शन पॉसिबली नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल डिटेल में जाएं, इसको पढ़ें, तो आप कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4। CH4 जो हमारा नेचुरल गैस है, इसको बर्न कर रहे हैं, जल रहा है तो प्रॉपर फ्लेम या प्रॉपर उस तरीके के आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, गैस की फॉर्म में H2 एवापोरेट होता है, इसमें से हीट एनर्जी निकलती है। तो ये जो हीट एनर्जी निकल रही है, तीनों ही केस में हीट एनर्जी निकल रही है।
क्या तीनों एक्सोथर्मिक है? हाँ है एक्सोथर्मिक। क्या तीनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? हाँ जी बिल्कुल तीनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या तीनों कंबशन रिएक्शन है? नहीं, कंबशन रिएक्शन केवल और केवल आपका बर्निंग ऑफ कोल और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है। तो ये तो रही बात हमारी कंबशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें बोर्ड इंटरेस्टेड होता है, डाइजेशन। जो डाइजेशन होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब डाइजेशन के ड्यूरेशन पे एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकल रही है। तो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं फिर आते हैं डिटेल में। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब हम खाने की बात करें तो जो हमारा फूड है वो राइस है या व्हीट है या जो भी इस तरीके के सब्सटेंसेस हैं, मेजॉरिटी केसेस में आप देखेंगे जो हमारा फूड होता है उसमें मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का कैरी करता है, फिर फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और इसके अलावा फिर माइनर क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो एनर्जी आपको देता है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। तो जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस, पोटैटो, ब्रेड एटसेट्रा कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, हो क्या रहा है, जो खाना आपने खाया है, फूड क्या है मेरा, कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में। देखिए हमारी जो बॉडी है, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में आप कुछ भी लिखते हैं वो बाइनरी कोड में मतलब 0 या 1 में समझता है, वो उससे ज़्यादा नहीं समझता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को नहीं समझती है, प्रोटीन और फैट को नहीं समझती है। वो क्या करती है, जब उसको एनर्जी लेनी होती है तो फटाफट कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। तो बॉडी ग्लूकोज को समझती है। अभी हमारी बॉडी का काम है कि उसको उस फॉर्म में एनर्जी दी जाए जिस फॉर्म में वो समझती है, जिस फॉर्म में वो ले। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमने फूड कंज्यूम किया है वो क्या करता है, ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ है वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब होके हमारा जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू सेल्स में पहुंचता है, और सेल्स जो है रेस्पिरेशन करती हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं। कभी देखा है कि बीमार होते हैं तो जब हम फूड खाने की क्षमता नहीं रहती है तो क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो ग्लूकोज चढ़ाता है, तो वो वही ग्लूकोज है, क्योंकि उसको पता है कि बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो खाना खिलाओ, लेकिन बॉडी तो खाना खा नहीं सकती है, खाना खाते हैं तो उल्टी हो जाती है। तो जो खाना आप खा नहीं सकते हो लेकिन बॉडी की फंक्शनिंग के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज देता है, तो बॉडी को तुरंत ग्लूकोज मिलता है, और जिसकी वजह से वो जो है प्रॉपर जो है रिकवरी फास्ट हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी तो रिकवरी होगी। सो दे ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज विच देन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज बाद में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, हम सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल में जाती है और ये जो है ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो गया है। ठीक है, मैं एक सेकंड इसको पीछे ले जाता हूँ फिर आता हूँ। विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। इस रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन पे जो ग्लूकोज हमने कंज्यूम किया है, जो हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के ड्यूरेशन पे जो भी हम ऑक्सीजन लेंगे वो बाद में यूटिलाइज होगी और ग्लूकोज को क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी। ब्रेक डाउन करने में उसमें से एनर्जी को निकालेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं इसको यहाँ से देखते हैं। देखिए रिएक्शन जो है, दिस इज योर ग्लूकोज, ये क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज है। कहाँ है, सेल्स के पास है। सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंच गया, कहाँ से आया, खाने से। हमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड वेसल्स के थ्रू होमोजीनियस बोल रहा हूँ, हीमोग्लोबिन जो है उस पर कैरी करके, और यहाँ पर जब ये गई तो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुआ है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है ये वापस से ब्लड वेसल कैरी करेगा, फिर लंग्स पर ले आएगा, हम इसको एक्सेल आउट कर देंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वाटर बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो ग्लूकोज है अल्टीमेटली ये ग्लूकोज कहाँ से आया है, फूड से आया है। फूड से कार्ब में चेंज हुआ, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी मिली। देखिए इस पूरे रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो इसीलिए आपसे पूछता है एग्जाम में
हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट डाइजेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि डाइजेशन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये भी एक क्वेश्चन आता है, जो हमारा कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट मतलब जो भी हमारा किचन का जो वेस्ट है, वेट वेस्ट, जिसको ड्राई वेस्ट नहीं, जैसे आपका केले के छिलके, सब्जी के छिलके, इस तरीके के पत्तेदार सब्जियां, उनका जो वेस्ट मटेरियल है, चाय पत्ती बच गई, वो सब आप क्या कर दीजिए, फ्रूट्स के जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप क्या कर दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए, जो है उसको सड़ने दीजिए, वहाँ पर छोड़ दीजिए। मिट्टी भी है और ये सब चीज़ें भी आप डाल रहे हैं, तो बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं उसमें, और वो बाद में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो जाती है। इसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। अगर इसमें आप अर्थवॉर्म डाल दें बाहर से लाके, या कुछ और फर्दर बैक्टीरिया वगैरह या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दें, जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट में आप कुछ एक्सटर्नल बाहर से अर्थवॉर्म में कुछ लाके नहीं डाल रहे हैं, जो पहले से बैक्टीरिया अवेलेबल हैं वो हैं। वर्मी कंपोस्ट में आप क्योंकि उस प्रोसेस को फास्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अर्थवॉर्म ला के डाल देंगे। तो जो चीज़ आप समझिए 7-8 महीने में जो ऑर्गेनिक मैन्योर बन रही थी, आप उसको 30 दिन में बना लीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट मतलब बाहर से एडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दीजिए, प्रोसेस को फास्ट कर देंगे, जल्दी खाद तैयार कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। तो ये जो कंपोस्ट फॉर्मेशन है, ये भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो कि हीट को रिलीज करता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज जो हमने बात की थी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पर हमने कंबशन देखा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखे, कंपोस्ट देखा, वर्मी कंपोस्ट, डाइजेशन देखा, रेस्पिरेशन देखा। हालांकि डाइजेशन और रेस्पिरेशन बायो के और चैप्टर में हम डिटेल में बहुत ज़्यादा करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जहाँ पर हम जो है कुछ रिएक्शंस करते हुए नजर आएंगे, जो कि बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे पूछे जाते हैं। एंडोथर्मिक, फोटोलिटिक हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो